सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। सो आई एम कामिनी। टुडेज इज 29th ऑफ सितंबर। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से, विच इज़ द स्टैम्पीड। ओके, स्टैम्पीड एक टॉपिक ऐसा हो गया है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है यूपीएससी के लिए, और इससे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन किसी भी पेपर में मिल सकता है। ओके, कैसे? क्योंकि स्टैम्पीड आपने जब देखा कि 2025 ईयर की स्टार्ट हुई थी, तो आपको कुंभ मेला में स्टैम्पीड देखने को मिली। ओके, उसके बाद आईपीएल का मैच जो कर्नाटका में हुआ था, उसमें भी आपको स्टैम्पीड देखने को मिली। ओके, तो स्टैम्पीड एक जो है वो मैन मेड डिजास्टर है। ओके, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और अगर आपको इसकी और ज़्यादा एस्पेक्ट जानने हैं तो मैंने इस स्टैम्पीड के ऊपर एक लेक्चर अलग से बना रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर के नीचे मैं उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन, और इसमें हम आज डल लेक भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हमारी आज की कोटेशन। कहा जाता है कि बैड थिंग इज दैट टाइम इज शॉर्ट। कहा जाता है कि बुरी चीज़ ये है कि टाइम जो है वो बहुत कम है। टाइम जो है वो बहुत कम है, बट अच्छी चीज़ क्या है? देयर इज अ स्टिल टाइम। अगर आप देखो, आप सोचो कि आपके पास सिर्फ इतना टाइम है, इतना, तो आप उसको एस्टिमेट करोगे कि मैं जो मैं हूँ इस टाइम पर अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। बट क्या होगा अगर आप ये चीज़ सोचें कि मैं इस टाइम में जितना कर सकता हूँ वो मेरे लिए अच्छा है, यानी कि आप इसमें अपना 100% दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट होगा। यानी कि ये चीज़ सोचने से बेटर है कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये सोचो कि जितना है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की जो है वो है डल लेक। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लेक कवर की थी वो की थी वुलर लेक। ठीक है, और वुलर लेक भी श्रीनगर में है और डल लेक भी श्रीनगर में है। आप इस पिक्चर से देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से देख सकते हो आप, जम्मू कश्मीर में डल लेक, वुलर लेक, डल लेक। हमने वुलर लेक कवर कर ली थी, अब डल लेक करेंगे। ओके, तो डल लेक जो है वो श्रीनगर में है, और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है। डल लेक जो है, डल का मीन है कश्मीरी में लेक। ओके, और इसको ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है और कश्मीर से ज्वेल भी बोला जाता है, और डल लेक को इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट सोर्स है कमर्शियल ऑपरेशन का, फिशिंग, वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग का। ओके, तो अगर हम इस एरिया की बात करें तो 15.5 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, और ये लाइंड है मुगल एरा गार्डन, पार्क एंड हाउस बोट्स होटल्स से। ओके, तो इसका सीनिक व्यू कैसा है कि मुगल गार्डन है, शालीमार शालीमार बाग है, निशंत बाग है, निशत, ठीक है, और मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम से ये बना हुआ है, और यहाँ पर हाउस बोट्स भी चलती हैं लेक के कलरफुल शिकारा को। ओके, तो विंटर सीजन में आप देखोगे तो विंटर सीजन में इसका टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि फ्रीज हो जाता है ये लेक। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो है कि एशिया कप जीता है इंडिया ने। ओके, इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया है 5 विकेट से, यानी कि 147 रन से। ओके, और अब बात करते हैं कि एशिया कप कौन से एडिशन का था? वो था आपका 17 एडिशन का। ओके, और ये कहाँ खेला गया है? ये दुबई में खेला गया है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया ने 9th टाइम एशिया कप ट्रॉफी को वॉन किया है। ओके, तो अगर बात की जाए कि 9th टाइम इंडिया ने वॉन किया है, और एशिया कप का क्या है? 17th एडिशन है। ओके, इससे पहले कब कब, हाँ, इंडिया ने
ट्रॉफी को वॉन किया है। सबसे पहले वॉन किया था 1984 में, देन 88 में, 91 में, 1995 में, 2010, 16, 18, 23 एंड इस साल 2025 में। तो 9th टाइम इंडिया ने एशिया कप को वॉन किया है। ओके, तो ये थी हमारे इंडिया के रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हमारा स्टैम्पीड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक को मैं आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट भी समझाऊंगी और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कहाँ रेलिवेंट है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए ध्यान से सुनना इस लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैम्पीड क्यों हुई। पॉलिटिकल रैली निकाली गई करूर में, इवेंट की लोकेशन कहाँ थी। देखो, स्टैम्पीड जो है वो पॉलिटिकल रैली की वजह से हुई। जो एक्टर टर्न किया है पॉलिटिशियन में, ये है विजय। ओके, ये इस एक्टर ने पॉलिटिकल जो है अपनी ज्वाइन की है। कौन सी पार्टी से, तमिल लगा वेट्री कझाहम, ठीक है, इसको आप टीवी के भी बोल सकते हो, इसको ज्वाइन किया है और इसकी वजह से इसने पॉलिटिकल रैली निकाली। वेन्यू क्या था, वेलुसायमपुरम, करूर, तमिलनाडु। ओके, तो ये एक स्टेट वाइड पॉलिटिकल टूर था, यानी कि अपनी स्टेट में ही ये टूर था। उसके बाद कैजुअलिटी की बात करें और इस स्टैम्पीड में हुआ क्या है, 38 की डेथ हो चुकी है जो अभी सामने आई है, और 8 चिल्ड्रन हैं उसमें और 16 वुमेन्स हैं। 80+ इंजर्ड हुए हैं और सीरियस कंडीशंस में हैं। अराउंड 50 पीपल ट्रीट किए जा रहे हैं, आईसीयूज में बैठे हैं, ठीक है, आईसीयूज में हैं करूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। अभी बात करते हैं कि ये जो हमारा स्टैम्पीड है इसकी कैजुअलिटी ये क्यों हुआ, ठीक है, क्या कोज क्या है इसकी। थाउजेंड्स गैदर सिंस मॉर्निंग, मीन्स कि हज़ारों की तादाद पर लोग थे। ओवर क्राउडिंग हो चुकी थी रोड्स की वजह से, ठीक है, रोड में ओवर क्राउडिंग हो गई थी, काफ़ी कंजस्टेड एरिया हो गया था। क्राउड को ये बोला गया कि विजय के व्हीकल को मूव करने दीजिए। जब वो व्हीकल, यानी कि ये आपका रोड है, ओके, यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो रखे हैं, ओके, और ये आपके पॉलिटिशियन की गाड़ी आ रही है। अगर आप इसमें इस जगह से हट के पीछे जाओगे तो ऑब्वियस है कि जो पीछे जाओगे तो किसी न किसी से टकराओगे। इसकी वजह से क्या हुआ है, क्योस फैला है। ओके, कंफ्यूजन, लैक ऑफ स्पेस, पैनिक, क्योस एंड कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और लोग जो हैं वो घिरे हैं वॉर्निंग सिचुएशन में। ओके, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या पॉलिटिशियन का क्या रहा है, विजय का, उन्होंने नोटिस किया कि फेंटिंग हो रही है, उन्होंने बोटल्स प्रोवाइड की पानी की, एड्स के लिए बोला, रिक्वेस्ट की एम्बुलेंस के लिए। वहाँ पर स्पीच को बंद कर दिया गया और सिचुएशन को देखते हुए। ओके, देन इंजर्ड को जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को करूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लेके जाया गया, एंड वहाँ पर कुछ बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट भी हैं जिसकी वजह से पैनिक काफ़ी ज़्यादा था। गवर्नमेंट का एक्शन क्या रहा है, चीफ मिनिस्टर ने रश किया पैनिक को और कंपनसेशन के लिए अनाउंस किया। 10 लाख जो हैं वो डिसीज्ड की फैमिली को दिया जाएगा और 1 लाख इंजर्ड की फैमिली को। प्रो पैनल और इस घटना को देखने के लिए रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ क्या आती है कि देखिए कि अगर आपको पॉलिटिकल रैली निकालनी भी है तो लोगों को क्या चाहिए कि वहाँ मौजूद हो जहाँ पर उनके लिए प्रॉपर सिटिंग की अरेंजमेंट हो सके। वैसे तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एक पॉलिटिशियन अपनी रैली निकालता है तो लोग इतने पागल क्यों हो जाते हैं। वो भी एक एक्टर के तरह, क्या एक्टर क्या देगा उनको, वो भी तो एक एक्टर है ना, वो एक नॉर्मल पर्सन है। हम लोगों ने इन लोगों को इतना ज़्यादा, क्या कहूँ मैं, इतना ज़्यादा कर रखा है ना कि फैंस फॉलोइंग बना रखी है। वो अपना प्रोफेशन फॉलो करते हैं, उनका काम है ये कि उन्होंने एंटरटेन करना है। अब वो पॉलिटिकल में ऐड हो रहे हैं तो वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप घर पे बैठ के भी देख सकते हो। आज तो वैसे ही टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको सब कुछ लाइव दिख जाएगा। हमारा राइट है कि हम
एक ऐसे पर्सन को चूज करें वोटिंग के थ्रू कि जो स्टेट की वेलफेयर के लिए काम करे। ऐसा ना हो कि हम बस पॉलिटिशियन के पीछे पीछे भागते जाएं, और आजकल के जो पॉलिटिशियन हैं हम उनको भी कुछ भी कह नहीं सकते, यानी कि पहले वादे करते हैं, बाद में वो वादे पूरे नहीं करते, और लोग ऐसे ही पता नहीं क्यों उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, हमारा जो राइट है कि हमें ऐसा पर्सन चूज करना है कि वो स्टेट की वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर के लिए बात करें। ओके, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगह पर जाना सही है। ओके, अगर मैं अब बात करूं अपनी, तो मैंने भी इसी साल 2025 में स्टैम्पीड को देखा है, और मैंने फील किया है इस चीज़ को कि स्टैम्पीड कितनी बुरी हो सकती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे मैं गई थी हिमाचल प्रदेश, राधा स्वामी राधा स्वामी डेरा में, प्रोड़ में। ठीक है, वहाँ पर जो मैंने स्टैम्पीड देखी है ना, वहाँ पर जो एरिया था उसकी एंट्री एग्जिट ज़्यादा नहीं थी, एक तरफा थी। और उस टाइम पे क्या होना था, वहाँ पर जब बाबा जी ने सत्संग किया, सत्संग करने के बाद उन्होंने नामदान देना था। ठीक है, उनके लिए प्रेपरेशन करनी थी। वो एरिया इतना बड़ा भी नहीं है कि जैसे लोगों को एक साइड में किया जा सके। वहाँ पर क्या हुआ था कि एकदम से सभी लोगों को पंडाल में से बाहर निकाल दिया और बोला कि आप बाहर जा सकते हो। अब सभी के सभी एकदम से बाहर आ गए, और जितना एरिया था ना, मान लो इतना एरिया था बाहर से निकल के आने के लिए, इस सब में रश हो गया था। इतनी गर्मी लग रही थी, इतना मीन्स कि आप बता ही नहीं सकते कि कितना बुरा हाल था। और यहाँ पर एक कार थी जिसके सहारे पर मैं थी और मेरी फैमिली थी। तो वहाँ पर भी मिसमैनेजमेंट थी, यानी कि मैनेजमेंट सही थी ही नहीं। और बाद में 1 घंटे के बाद उन्होंने बाकी के डोर ओपन किए, तब थोड़ा रिलीफ मिला। ओके, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, बट स्टैम्पीड को हम बचा सकते हैं लोगों को स्टैम्पीड से, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट कर रखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो यूपीएससी से कैसे रेलिवेंट है। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो जीएस पेपर 3 में आपको आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जीएस 3 में भी आ सकता है, क्योंकि स्टैम्पीड एक मैन मेड डिजास्टर है, लोगों के द्वारा बनाई गई है। यूपीएससी यहाँ से इसके कॉजेज, प्रिवेंशन, मिटिगेशन ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है इंसिडेंट से रिलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो कुंभ मेला स्टैम्पीड, अगर कोई टेम्पल हो, स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, पॉलिटिकल गैदरिंग हो जाए, तो यहाँ पर आपको स्टैम्पीड देखने पड़ सकती है। अगर हम की इशू हाईलाइट करें, तो क्राउड की मैनेजमेंट को फेलुअर मीन्स कि क्राउड की मैनेजमेंट करना से ये फेल हो जाती है स्टेट। ओके, गवर्नेंस, लैक ऑफ एडिक्यूट प्लानिंग एंड सेफ्टी मेजरमेंट, यानी कि यहाँ पर एडिक्यूट प्लानिंग नहीं की जाती, बैरिगेड्स, रेगुलेटेड एंट्री और एग्जिट। मैंने बोला ना कि वहाँ पर एक ही एंट्री थी और एक ही एग्जिट था, तो लोगों को ना बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इमरजेंसी एवेक्यूएशन रूट्स नहीं होते। नीड फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन मास गैदरिंग। ठीक है, यहाँ पर मास गैदरिंग अगर हो जाए तो वहाँ पर कैसे सोल्व करना है इस चीज़ को, ये भी प्लानिंग की लैक ऑफ होती है। ओके, देन हम बात करें आपके पेपर GS 2 में गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी में, तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट का रोल होता है, स्टेट की गवर्नमेंट का रोल होता है कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करे और जुडिशियल प्रॉब से उस प्रॉब्लम को देखे कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई क्या है, इन्वेस्टिगेट करे। इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, जो पॉलिटिशियन है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी सही रखे, पब्लिक सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर हम एथिक एंगल से बात करें जीएस पेपर से, तो ये आपका एक केस बन सकता है कि लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ्टी रखे अपने फॉलोअर्स की। ओके, बट यहाँ पर क्या था, जो विजय थे उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स दिया, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया, अपनी जो स्पीच थी उसको स्टॉप कर दिया और एम्बुलेंस को कॉल किया। ये एक एथिकल लीडरशिप है, तो प्लानिंग लेस रिमेन। ठीक है, तो लैप्स, तो ये एक अच्छा पॉइंट था विजय में, जो उसने स्टैम्पीड को देख के
लोगों की हेल्प करने की सोची। ओके, देन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल डिमेंशन की स्टैम्पिड में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली स्टैम्पिड वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, बट एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ज़रूर है कि हम ऐसे इंसिडेंट को मैनेज कैसे करें। सबसे पहले जो आर्टिकल आता है राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी, यानी कि जो संविधान में आर्टिकल 21 है वो बताता है कि स्टैम्पिड एक वायलेंट स्टैम्पिंग में डेथ हो रही लोगों का वायलेंस होती है फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 21 ये बताता है कि फंडामेंटल राइट है हमें लाइफ का, और स्टैम्पिंग की वजह से जो डेथ होती है वो वायलेंट करती है हमारे फंडामेंटल राइट 21 को। सिटीजन की सेफ्टी पब्लिक गैदरिंग फेस्टिवल रैलीज में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये उनका राइट है। स्टेट के पास पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि वो प्रॉपर प्लानिंग और पॉलिसी और क्राउड मैनेजमेंट से लोगों को इस अवॉइडेबल प्रिवेंट यानी कि इस डेथ से बचा सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो डीपीएसपी में आर्टिकल 38, 39E एंड F और 38 ये बताता है कि वेलफेयर लोगों की भलाई के लिए ही काम होना चाहिए। वुमेन की सेफ्टी, मैन की सेफ्टी और बच्चों की सेफ्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्रोटेक्ट करें उन्हें एक्सप्लोटेशन से और निग्लिजेंस से। और 47 ये आर्टिकल बताता है कि स्टेट को इम्प्रूव करना चाहिए पब्लिक हेल्थ में। और फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें हम आर्टिकल 51A की, तो सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो मेंटेन करे डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ऐसी कोई मास गैदरिंग हो, ये सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि अपने पैनिक बिहेवियर से अवॉइड रहें, रिस्पेक्टिंग क्राउड कंट्रोल मेजर को फॉलो करें। ओके, तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ये स्टेट का सब्जेक्ट है जो शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में आता है। कहा जाता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टैम्पिड से बचाए पॉलिटिकल रैली, रिलीजियस फेस्टिवल्स जैसे मास गैदरिंग से लोगों को। और इन केस अगर ये लार्ज डिजास्टर हो जाए तो यूनियन गवर्नमेंट असिस्ट कर सकती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। ओके, जुडिशियल ओवरसाइट का मीन्स क्या है कि जुडिशरी जो है इंटरवीन कर सकती है ऐसे केसेस में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट को गाइडलाइन फ्रेम कर सकते हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे कि स्टैम्पिड एक एक्सीडेंट ही नहीं होता, यानी कि ये फेल्यूर होती है गवर्नेंस की। अभी मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, आप इसको अटेम्प्ट करना और इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगी। तब तक के लिए आप इसको लिखना। ओके, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ स्टैम्पिड इन इंडिया। ये वाला जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एस्पेक्ट, ये यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। अगर हम बात करें फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्टैम्पिड, इसके इफेक्टिवनेस और करंट डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, तो आप मेरी पहली लेक्चर को देख सकते हैं, वहां से आप काफी पॉइंट्स उठा सकते हैं इस लेक्चर के लिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें महराज मास्टरी क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।